स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर 4 मार्क्स के या फिर 8 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। खास करके 8 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है जिससे कि पूरे 8 में से 8 नंबर अपने को मिल जाए, सब कुछ भाई इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये 2023-24 बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो क्रिएट कर दूँ। क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होते। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं बता दूँ 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, है ना। वही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में, आपके प्री बोर्ड में, आपके मिड टर्म एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में तो भाई आएंगे ही आएंगे। और आप अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप या फिर किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपने को हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके बताने हैं। निर्वाह के तरीके यानी कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा गया। अथवा में क्या दे रखा है क्वेश्चन, इतिहासकारों ने हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को किस तरीके से एक नया दिशा प्रदान किया। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन सेम ही है, हमें आंसर दोनों में सेम ही लिखना है, लेकिन पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया है। इसमें थोड़ा सा हमारे को ना इतिहासकारों के जो विचार है, इतिहासकारों ने किस तरीके से हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके के बारे में जानकारी जुटाया था, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा इसमें बता देना है इस क्वेश्चन में, सेकेंड वाले में। तीसरा क्वेश्चन अथवा में एक और दे रखा है ना, हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए कुल मिला के जो तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों ही क्वेश्चन में हमारे को हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके ही बताने हैं, कुछ अलग आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा वासी के अगर हम निर्वाह के तरीकों की बात करें तो भैया ये क्या करते थे, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे, है ना, जिससे मछली इनका क्या था, मुख्य आहार था। इसके अलावा कई स्थानों से हमें जले हुए अनाज के दाने और बीज के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि वनस्पति पदार्थ से भी ये क्या करते थे, मतलब पेड़ पौधों से वो भोजन प्राप्त करते थे। अब देखिए इनके अगर हम अनाज के दाने में बात करें तो गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, ये सारे अनाज के दाने शामिल थे, है ना। ये सारे अनाज इनके निर्वाह के तरीके में आते थे, निर्वाह में इस्तेमाल करते थे, निर्वाह के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए। इसके अलावा गुजरात से हमें बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल जो है, चावल के साक्ष्य बहुत ही कम पाए गए हड़प्पा क्षेत्र से, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी चावल का इस्तेमाल कम करते थे खाने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि भाई इनके जानवरों की बात करें तो भाई जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे, है ना। इनके जानवरों में हम देखें भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सूअर है ना, घड़ियाल है, ये सब इनके मतलब जानवर थे, जिसमें से ये सब पालतू जानवर थे जो भी मैंने ऊपर आपके अभी नाम बताए हैं। और कुछ जंगली जानवर भी थे, जैसे कि सूअर है, घड़ियाल है, हिरन है ना, इन सब से भी भोजन प्राप्त करते थे और ये इनके जंगली जानवर थे। और ऊपर वाले जो बताए हैं पालतू जानवर थे, तो इन सभी जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे। अब देखिए ये जो अनाज के दाने हैं, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलता है, वो जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं एक तरीके से, ऐसे विद्वान जो कि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने जानकारी दी है। और एक होते हैं जीव पुरातात्विद। जीव पुरातात्विद उन्हें बोला जाता है जो कि जीव जंतुओं के कंकालों का अध्ययन करके उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने हमें बताया कि हड़प्पावासी अपने भोजन में किन जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा वासियों के कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। अब देखिए भैया ये कृषि प्रौद्योगिकी होता क्या है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है ना। कृषि करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी का, कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अथवा में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है कि क्या आप इस कथन से सहमत है कि हड़प्पा वासी खेती करने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल भाई सहमत है भाई, हड़प्पा वासी खेती करने के लिए ना बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। अब कौन से तरीके हैं देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो भाई बैलों का इस्तेमाल करते थे। आज से हम लगभग कितने साल पहले, 4600 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल है ना। तो लगभग 4600 साल पहले की हम बात कर रहे थे। तो उस समय भाई क्या होगा, खेती करने के लिए बैलों का इस्तेमाल होगा, है ना। वो बैलों का इस्तेमाल करते थे। और आप देखेंगे कि भाई हमें साक्ष्य के रूप में वृषभ नामक जो जानवर है उसके बारे में जानकारी मिली है। और ये
बैल की एक प्रजाति थी। इसका इस्तेमाल खेती करने के लिए होता था, खेतों को जोतने के लिए होता था। हलों का इस्तेमाल करते थे, है ना, खेतों को जोतने के लिए। बनावली और चोलिस्तान और बनावली जैसे कुछ ऐसे जगह जहाँ से हमें मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पावासी खेती करने के लिए हलों का इस्तेमाल भी करते थे। दो फसलों को उगाना, अब देखिए हड़प्पावासी दो फसल, एक साथ दो फसल उगाते थे। राजस्थान के कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती दर्शाई गई है। ये रेखाएं क्या दर्शाती है कि ये एक साथ क्या करते थे, एक ही खेत पे मतलब अलग अलग, मतलब एक खेत को दो भागों में बांट दिया और उसके ऊपर दो प्रकार की फसलें उगाया करते थे। कुछ इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो दो प्रकार की फसलें एक साथ उगाते थे। इसके अलावा सिंचाई के साधन, अब देखिए हड़प्पाई क्षेत्र जो था वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क क्षेत्र में स्थित था। अर्ध शुष्क मतलब गर्म एरिया था, जहाँ पे वर्षा भाई बहुत ही कम होता था। तो इसलिए क्या था कि सिंचाई के कृत्रिम साधनों का निर्माण करना जरूरी था। अब कृत्रिम मतलब होता है कि भाई हम खुद से सिंचाई के साधन बना सकते थे, जिसके तहत क्या हुआ, हड़प्पा वासियों ने नहर बनवाए, जलाशयों का निर्माण करवाया, है ना, कुएं खुदवाए। जैसे कि अफगानिस्तान के सोर्तुगाही नामक जगह की हम बात करें तो भैया यहाँ से हमें ना नहर के साक्ष्य मिले थे। एक नहर यहाँ पे पाया गया था, ठीक है, साक्ष्य के तौर पे। गुजरात में धौलावीरा है, तो यहाँ से हमारे को जलाशय के साक्ष्य मिले थे। तो ये ऐसे तरीके थे जिससे कि वो खेतों की सिंचाई करते थे, और खेतों की सिंचाई के लिए कुओं, नहरों, जलाशयों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो ये हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हो गया। ये सारे तरीके थे जिससे कि वो खेती किया करते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता ध्यानपूर्वक जल निकासी प्रणाली को माना जाता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको जल निकासी प्रणाली को समझाना है सिर्फ। उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो 3-4 बार तो जरूर ये क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएगा। अब हड़प्पा वासियों की जल निकासी व्यवस्था को हम समझ लेते हैं। भाई पूरे विश्व में ये सभ्यता क्यों प्रचलित थी? अपनी नगरीय सभ्यता के कारण, अपने नगर नियोजन के कारण ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और खास करके ये गंदे पानियों को नगरों से निकाला था, उसके लिए ज़्यादा फेमस हो गई, है ना। तो ये क्या करते थे भाई, देखो सबसे पहले सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनवाते थे, जो एक दूसरे को क्या करते थे, समकोण पे काटते हुए निकलते थे। एक गली इधर से है, एक गली के साथ नाली भी जाएगी, है ना, एक गली इधर से है, एक गली के साथ नाली भी जाएगी। तो इस तरीके से समकोण पे काटती हुई निकलती थी एक दूसरे को। पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण होता था और फिर उसके आसपास घरों का निर्माण करवाया जाता था, है ना। घर के गंदे पानी को नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर का एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। मतलब कि कम से कम अगर घर का जो गंदा पानी है वो नालियों से निकलेगा तो कम से कम एक भाई घर का कोई एक हिस्सा गली से सटा होगा, जब भी तो पानी मतलब सीधे नाली को कनेक्ट कर पाएगा। तो ये भाई ज़रूरी था। इसके अलावा घरों की नालियों को पहले एक हौदी या मलकुंड में जाती थी। मतलब घर की जो नालियाँ थी वो पहले एक हौदी जो बना होता था उसमें जाती थी, जहाँ ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गलियों के नालियों में चला जाता था। मुख्य नाले जो थे वो गारों में जमाई गई ईंटों से बने थे तथा चूने के पत्थर से ढका जाता था, जिसे सफाई के दौरान आसानी से हटाया जा सकता था। मतलब जैसे सीवर टाइप है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, सीवर बना हुआ है तो उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको हटा के आप क्या कर सकते हो, उसकी सफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हड़प्पा वासियों ने भी यही तरीका अपनाया था और आसानी से अपने नालियों के ऊपर जो उन्होंने ढकने के लिए रख रखा था उसको हटा के उसकी सफाई कर सकते थे। और नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप हड़प्पा वासियों के नालियों के निर्माण वाली जो क्वेश्चन है उसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये तो 8 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला जो था वो 3 या 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये भाई क्वेश्चन जो है पूरे 8 नंबर में पूछा जाएगा। अभी ये 2000 जो आपका 23 में जो अभी रिजल्ट आया बच्चों का, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था। ठीक है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित शहर कैसे था। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला है, वास्तुकला मतलब होता है इसमें हम भवन निर्माण करने की कला की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से नियोजन की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था, कथन की पुष्टि कीजिए। तो भाई बिल्कुल था, है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या था, नियोजित शहरों का विकास। यही तो इसकी सबसे अनूठी विशेषता थी जो इसको बिल्कुल मतलब खास बनाती है।
तो यहाँ पे हम कुल मिला के 8-9 पॉइंट्स यहाँ पे हम समझने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे बस्तियों का विभाजन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो में बस्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपका दुर्ग था और दूसरा जो शहर था वो निचला शहर था, है ना। दुर्ग की बात करें भाई, ये काफ़ी छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था और इसको दीवारों से घेरा गया था ताकि बस्तियों को अलग किया जा सके। ठीक है, इसकी ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचना थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी। चबूतरा आप समझते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम निचले शहर की बात करते हैं भैया। निचला शहर तो यह कहीं बड़ा था, है ना, ये बहुत बड़ा था और नीचे की तरह बनाया गया था, इसलिए इसको निचला शहर बोला जाता है। और इसे भी दीवारों के माध्यम से घेरा गया था। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका निचला शहर के बारे में। इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने छोटा भीम का मैंने एग्जांपल वीडियो में भी दिया था आप लोगों को। ये छोटा भीम में जैसे हम भीम की बात करें, है ना, ढोलू भोलू है, राजू है, चुटकी है, तो ये सब निचले वाले एरिया में रहते हैं। दूसरी तरफ हम दुर्ग पे देखते हैं कि ऊंचाई पे जो बनाया गया है, जो कि काफ़ी छोटा है, जहाँ पे राजा इंद्रवर्मा रहता है वो काफ़ी छोटा है, छोटे एरिया में बनाया गया है ना। तो वो दुर्ग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, वैसे छोटा भीम का एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में तो भाई मत देना। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है चबूतरों का निर्माण। भैया हड़प्पावासी घर को बनाने से पहले क्या करवाते थे? ऊंचा चबूतरा बनवाते थे। ठीक है, और उसके ऊपर ही फिर भवन का निर्माण जो काम है वो किया जाता था। ठीक है, तो पहले क्या बनवा दिया उन्होंने? चबूतरा बनवा दिया, उसके बाद उसके ऊपर ही घर बनवाते थे। और ये चबूतरा क्या काम करता था? ये घर को मजबूती प्रदान करता था, ये घर को नींव का काम करता था, एक तरीके से घर को मजबूती प्रदान करने का काम किया करता था। तीसरा पॉइंट है समान आकार की ईंटों का प्रयोग। अब भैया हड़प्पा वासियों ने क्या किया? घरों को बनाते समय ना एक समान आकार की ईंटों का प्रयोग किया था। ईंट मतलब अलग अलग आकार की नहीं थी, एक समान आकार की ईंटें होती थी। ठीक है, और ईंटें 2 तरीके से बनाई गई थी। ईंटें धूप में सुखा के बनाई गई थी और भट्टी में पका के बनाई गई थी, लेकिन ये समान आकार की होती थी। उसके बाद चौथा पॉइंट नालियों के बारे में, जो कि मैं ऊपर ही आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, है ना। हड़प्पा सभ्यता कि नालियों के बारे में आपको ऊपर सब कुछ समझा दिया गया है। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 5वां पॉइंट दिया गया आवासीय भवन या फिर गृह स्थापत्य। आवासीय भवन होता क्या है? तो आवासीय भवन उसे हम कहते हैं जिसमें हम रहते हैं, है ना, रहने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको हम गृह यानी कि घर भी बोलते हैं। तो उसका निर्माण हड़प्पावासी कैसे करवाते थे? देखिए आवासीय भवन का जो विस्तार था वो निचले शहर में किया गया था। निचले शहर में हमारे को आवासीय भवन के उदाहरण मिलते हैं। अब ये जो भवन थे उसके बीच में क्या होता था? आंगन पर केंद्रित होता था। ठीक है, और आंगन के चारों तरफ क्या बने होते थे? आंगन के चारों तरफ बने होते थे छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। और आंगन का प्रयोग किस लिए होता था? आंगन का प्रयोग होता था खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में, है ना। और हर घर के ईंटों के फर्श से बना हुआ अपना खुद का स्नानागार भी था, और इसके अलावा छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो ये आवासीय भवन के बारे में हो गया। अब देखिए कुओं का निर्माण। हड़प्पावासी कुओं का निर्माण भी करवा रखे थे भाई। और कुएं ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे या ऐसे जगह पे बनाए जा सकते थे जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुँच सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। राहगीर यानी कि राह में चलने वाला व्यक्ति। अब मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या टोटल कितनी थी? 700 भाई थी। उसके बाद 7वां पॉइंट बताएंगे एकांतता को महत्व। एकांतता मतलब होता है गोपनीयता। घर की बातें घर में रहे, दूसरों को पता ना चले, है ना। मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो रही है वो दूसरों को पता ना चले, तो ये है एकांतता, गोपनीयता बनी रहे। इसके लिए घर को बनाते समय वो क्या करते थे? भूमि से सटी हुई जो भी दीवारें थी ना उस पर खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे। और मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट का निर्माण इस तरीके से करवाते थे जिससे सीधे आंगन को नहीं देखा जा सकता था, या घर के आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था मेन गेट से। ठीक है, ये हो गया। अब 8वां पॉइंट दे रखा है विशाल स्नानागार। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग वाला एरिया था वहाँ पे हमारे को 2 सार्वजनिक संरचना मिली, एक माल गोदाम और दूसरा विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे कि ये एक सार्वजनिक स्नानागार था और एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, जो कि चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था। और इसका इस्तेमाल कब करते थे? अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, है ना। विशेषकर कोई उत्सव है, त्यौहार है, तो उस समय इसमें स्नान करने के लिए लोग आते थे। और इसका निर्माण जो था वो जिप्सम के गारों का उपयोग करके किया गया था। तो ये विशाल स्नानागार के बारे में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर के लिए है। तो भाई देखो 8 नंबर का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है करने का, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन का, जो कि 3-4 लाइन का हो सकता है आपका, है ना। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन आंसर होगा हमारा, और उसके बाद एंड में हम क्या करेंगे भाई, एक निष्कर्ष भी ज़रूर लिखेंगे। अब निष्कर्ष आप जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पे इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भाई निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो
यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो पूरा का पूरा एक नियोजित सभ्यता था। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो पूरी तरीके से नियोजित था, क्योंकि वहाँ पे गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण एक नियोजित ढंग से किया गया था, है ना। इस तरीके से आप निष्कर्ष बना सकते हैं, निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन के लिए कौन से 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब एक इतिहासकार जब किसी समाज के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करना चाहते हैं, मतलब प्राचीन काल में समाज में विभिन्नताएं रही होगी, कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे, तो उस बात का पता कैसे लगाएंगे इतिहासकार। तो इतिहासकार इसके लिए 2 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो सावधानों का अध्ययन करते हैं। सावधान यानी कि जो कब्र है, कब्र की खुदाई करेंगे और ये देखेंगे कि किस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली है और किस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली है। जिस कब्र से महंगी वस्तुएं मिलेगी वो अमीर रहे होंगे, और जिस कब्र से सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहे होंगे। इसमें तो ये हो गया, सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको ज़्यादा तामझाम लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, विलासिता की वस्तु की खोज, जिसमें क्या होता है, हम वस्तुओं को ना 2 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं इस विधि में। सबसे पहले एक होता है उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जो कि आसानी से मिल जाए, आसानी से मतलब जिसको बनाना बहुत ही आसान है ना, और हर जगह मिल सकता है आसानी से, जैसे कि चकिया है, पत्थर है, सुई है, मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, साधारण सस्ते किस्म के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद है विलासिता की वस्तुएं। उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनको बनाना बहुत ही कठिन है, जो कम मात्रा में पाई जाती है ना, जो बहुत ज़्यादा कीमती है, जैसे कि फ्योंस के पात्र, है ना। फ्योंस के पात्र जो थे वो रेत के चिपचिपे पदार्थ और रंग के मिश्रण से बनाए जाते थे, जिसको बनाना टफ था और ये बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था। तो जिन स्थानों पर फ्योंस के पात्र जैसे वस्तुएं मिलेंगी, ऐसे फ्योंस के पात्र मिलेंगे, वहाँ के लोग क्या रहे होंगे, वहाँ के लोग अमीर रहे होंगे। और जहाँ से हमें चकिया है, सुई है, मृदभांड, ये सब चीज़ें मिली होंगी, वहाँ के लोग क्या रहे होंगे भैया, गरीब रहे होंगे, है ना। उनकी हालत बिल्कुल फटीचुरों जैसी रही होगी। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने वाले पॉइंट्स में, ये हमें बता देना है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषता बताइए। ऊपर हम बात कर चुके हैं। हड़प्पा वासियों के आवासीय भवनों की विशेषता बताइए, तो ये भी ऊपर हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और ये अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर स्टेट बोर्ड में अगर 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी ये आ सकता है। तो आवासीय भवन के मध्य में क्या होता था, आंगन होता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, है ना। आंगन का प्रयोग किस लिए करते थे, भोजन पकाने के लिए, सूत काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, एकांतता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। भूमि तल से जो सटी हुई दीवारें थी उसमें खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे। ठीक है, मुख्य द्वार से सीधे घर के आंगन को या आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं, इसमें आसान है। चलिए कुओं जो कुएं हैं उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें भी पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। या फिर अथवा में क्वेश्चन आएगा कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार की जाती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अब शिल्प उत्पादन केंद्र क्या होते हैं, जहाँ पे सामान को बनाया जाता है, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है। पुराने समय में भी हड़प्पाई क्षेत्र में भी बहुत सारे शिल्प उत्पादन केंद्र रहे होंगे, ऐसे एरिया रहे होंगे जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रही होगी। जैसे कि चन्होदरो, हड़प्पा सभ्यता का चन्होदरो जो कि 7 हेक्टेयर में फैला हुआ एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन का काम होता था। तो इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया कि भाई यहीं पे शिल्प उत्पादन का काम सबसे ज़्यादा होता था। तो इसके लिए क्या करते हैं इतिहासकार, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड है, शंख है ना, पत्थर है, तांबा अयस्क है, कच्चा माल है, औजार है, अपूर्ण वस्तुएं हो सकती है, त्याग दिया गया माल होगा या फिर कूड़ा करकट होगा। ठीक है, अब कूड़ा करकट जो होता है ना, मतलब कूड़ा करकट सबसे बढ़िया स्रोत है हमारे लिए, जिससे कि हम उत्पादन केंद्रों का पता लगा सकते हैं। अब मान लो कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कि मान लो कोई वस्तु है जिसको बनाया जाता है, उसको बनाते समय उसमें से बहुत सारा कूड़ा करकट निकलेगा, उसको उत्पादन केंद्र के आसपास ही फेंक दिया जाएगा। अब कई वर्ष बाद मान लो कि वहाँ पे खनन होता है तो वो वस्तुएं मिलेंगी, है ना। जाहिर सी बात है कि वो वस्तुएं नष्ट तो होंगी नहीं, बहुत सारी वस्तुएं जो होंगी वो सुरक्षित भी रहेंगी। अब वो वस्तुएं मिलेंगी बाद में चल के, तो इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा उत्पादन केंद्र रहा होगा, वहाँ पे किस चीज़ को बनाया जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान इतिहासकार कैसे करते हैं। चलिए
अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। अब हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे। शिल्प उत्पादन का काम करने के लिए उनको कच्चे माल दूसरे जगह से मंगाने होते थे, तो इसके लिए वो 2 नीतियाँ अपनाते थे। एक तो भाई बस्तियाँ स्थापित कर दी उन्होंने, और बस्तियाँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जहाँ से वो आसानी से कच्चा माल मंगा सकते थे। मतलब अपने सगे संबंधी लोगों की बस्तियाँ बना दी जहाँ पे वो आसानी से संपर्क बनाए उनसे और कच्चे माल की प्राप्ति करे। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, नागेश्वर और बालाकोट जहाँ से शंख मंगा सकते थे क्योंकि वो समुद्र किनारे स्थित था, ठीक है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का सोर्दुगई नामक जगह था। अफगानिस्तान के सोर्दुगई से क्या मंगा लेते थे, नीलमणि, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था, लाजवर्द मणि भी इसको बोलते हैं। कार्नियन की हम बात करें, लोथल से मंगा लिया जाता था, ठीक है। सेलखरी की अगर हम बात करें तो दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था। धातु और दूसरे धातु की बात करें तो राजस्थान से बहुत सारी धातुएं मंगा ली जाती थी। तो ये है बस्तियाँ स्थापित करने वाले पॉइंट में। अब अभियान भेजने में उन्होंने क्या किया, अभियान भेज के स्थानीय लोगों से क्या किया, संपर्क बनाया उन्होंने, है ना। विशेषकर दक्षिण भारत में अभियान भेजे। अभियान भेजने के माध्यम से स्थानीय लोगों से संपर्क बना के कच्चे माल की प्राप्ति कर ली जाती थी। जैसे कि सोना मंगाने के लिए दक्षिण भारत में, तांबा मंगाने के लिए राजस्थान के खेतरी अंचल नामक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अभियान भेजे थे और वहाँ से उन्होंने कच्चे माल की प्राप्ति की थी। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे एक साक्ष्य मिला हमारे को, खेतरी क्षेत्र से जो साक्ष्य मिला है उसको पुरातात्विकों ने नागेश्वर जोधपुरा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जोधपुरा लिखा है, तो नागेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम उन्होंने इस एरिया को दिया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा का पश्चिमी एशिया अथवा उपमहाद्वीप के बाहर के प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको हड़प्पा वासियों का ना विदेशी व्यापार बताना है, विदेशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था कि नहीं था भैया, इसके बारे में आपको बताना है। तो भैया था, दूसरे देशों के साथ भी इन्होंने व्यापार किया था। खास करके देखिए ओमान, मध्य एशिया मतलब पश्चिमी एशिया के बहुत सारे देश है, जैसे कि ओमान है, मेसोपोटामिया वाले जो वासी थे, ईरान है, उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध था। ओमान से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। अब जो हड़प्पाई तांबा था, ओमानी तांबा था, दोनों में ही निकल के अंश मिले थे, निकल, ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि हड़प्पावासी तांबा ओमान से मंगाते थे। ओमान के एक स्थल से हमें हड़प्पाई जार पाया गया, जार यानी कि जिसको हम मर्तबान बोलते हैं, है ना, काली मिट्टी का परत चढ़ा हुआ था। उसमें आपने एनसीईआरटी बुक में देखा भी होगा, एक मिट्टी का बर्तन था, ठीक है, जो कि कहाँ से मिला हमारे को, ओमान से मिला है, जो कि व्यापारिक संबंध को दर्शाता है, दोनों देशों के बीच में व्यापार होता होगा। इसमें हम तांबा मंगाते होंगे और बदले में इनको इसी बर्तन में पानी भर के दे देते होंगे, क्योंकि भाई ओमान जो था वो गर्म एरिया में था, तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होता था, तो भाई पानी वगैरह हम उनको सप्लाई करते होंगे और वो हमारे को जो भी हमारे जरूरत, जैसे तांबा, खास करके तांबा वगैरह हमारे को दे देते, ठीक है। अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में हमारे को मेलुआ का उल्लेख मिला है। मेसोपोटामिया के ग्रंथ में मेलुआ का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध थे और यहाँ से मेसोपोटामिया को कार्लिनियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना आदि प्राप्त होता था, हम उनको देते थे, ठीक है। हड़प्पा के बाढ़, मालाई और मोहरे मेसोपोटामिया के स्थलों से मिली है, जो कि इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। हड़प्पा के मोहरों पे जहाज़ों और नाव के चित्र भी बने हुए मिले हैं, जो कि व्यापारिक संबंध को दर्शाता है कि नाव और जहाज़ों के माध्यम से बाहरी देशों के साथ व्यापार इनके होते थे, ठीक है। आसान था पढ़ने भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10, हड़प्पाई लिपि की विशेषता बतानी है। इसमें आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। इस कथन की पुष्टि करनी है हमें, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में इसकी विशेषता बतानी है। देखिए हड़प्पाई लिपि की विशेषता, अगर हम विशेषता की बात करें, सबसे पहली विशेषता ये रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये चित्रमय लिपि है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। चिन्हों की संख्या की बात करें 375 से लेकर 400, और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं ओर से वो क्या करते थे, लिखना स्टार्ट करते थे और बाईं ओर जाके ख़त्म करते थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट्स बता सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के अंत के किस प्रकार हुआ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, या फिर हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं 2 बदलाव का वर्णन कीजिए, ये परिवर्तन कैसे आ सके। देखिए 1900 ईसा पूर्व आते आते तक हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, है ना, कुछ बदलाव हुए वहाँ पे, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। अब ये बदलाव कैसे आ सके, तो 1900 ईसा पूर्व में आए 2 बदलाव यहाँ पे बता रखे हैं। देखो सबसे पहले तो भौतिक संस्कृति में बदलाव देखने को मिलता है। भौतिक संस्कृति में क्या क्या बदलाव हुआ भाई, वहाँ की जो
पूरा वस्तु है वो ख़त्म हो गई, बाट निर्माण करने की कला ख़त्म हो गई, मन के बनाने मोहरे बनाने की कला समाप्त हो गई, ठीक है। लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गए, ठीक है। अब ये परिवर्तन दूसरा भी बता रखा है, आवासीय भवनों का निर्माण करने की जो कला थी वो भी ख़त्म हो गई। अब उनके पास अच्छे घर नहीं है, कहाँ रहेंगे वो। अब ये सारे बदलाव आए कैसे, तो भाई प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई हुई, नदियाँ सूख गई या फिर उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, है ना। इसके अलावा कुछ और भी कारण है, जैसे कि यहाँ पे मोहरे, लिपि, मृदभांड, है ना, मानवकृत बाट प्रणाली है, उसकी जगह पे स्थानीय बाटों के प्रयोग से क्या हुआ कि एक तरीके से वहाँ पे शहरों का त्याग किया गया, है ना, शहरों में परिवर्तन देखने को मिलता है और इस कारणवश भी इसका अंत होता है। इसके अलावा बाहरी आक्रमण भी एक कारण था जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। मतलब सिंपल अगर क्वेश्चन आता है भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सारे पॉइंट लिख दो आप, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल देना, ये सब अनुमान है, इतिहासकारों ने ये सब अनुमान ही लगाए हैं, कोई इसको प्रमाणित नहीं किया गया है अभी तक। इतिहासकारों का अनुमान है कि ये अनुमान रहा होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल कनिंघम कौन थे तथा वह भारतीय इतिहास को समझने में कैसे चूक कर गए। अब देखिए भाई, कनिंघम की बात करिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे भाई। भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, 1875 में बने थे। डेट याद रख लेना भैया, कब बने थे, 1875 में बने थे और इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इन्होंने 20वीं सदी में उत्खनन काम शुरू किया था और इन्होंने क्या किया, अभिलेखों का संग्रहण किया, उसका प्रलेखन किया, उनका अनुवाद भी किया था, अभिलेखों के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके अलावा 4वीं से 7वीं सदी में चीन से कुछ बौद्ध तीर्थयात्री भारत में यात्रा करने भी आए थे। उनके द्वारा जो वृत्तांत छोड़े गए उसको भी उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रयोग किया। अब ये भारतीय इतिहास को समझने में कैसे चूक कर गए, देखिए एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको एक हड़प्पाई मोहर दी, तो उन्होंने इस मोहर का क्या किया, देखा और उसके बाद उसका अध्ययन गलत तरीके से, उसका अनुमान जो है गलत अनुमान लगाया उन्होंने। वो एक हड़प्पाई मोहर था और उस मोहर को देखने के बाद उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पाई सभ्यता का जो विकास है ना वो गंगा घाटी के आसपास हुआ होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया, जो कि पूरी तरीके से गलत था। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ, लेकिन जनरल कनिंघम ये मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, गंगा घाटी के आसपास से हुआ है। यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी, ठीक है, या भ्रम कह सकते हैं, उनकी भ्रम, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन मार्शल कौन थे तथा वह भारतीय इतिहास में व्यापक परिवर्तन किस प्रकार लाए। व्यापक मतलब होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन कैसे लाए भारतीय इतिहास में हो। तो देखिए जॉन मार्शल भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ये भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। पेशेवर यानी कि जिनका पेशा ही यही था, ये खनन कार्य करते थे, चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाने में इनका इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। कहाँ के थे, कहाँ से लाए थे अनुभव, नॉलेज कहाँ से लाए थे, तो यूनान और क्रीट, ये 2 जगह से अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए थे, ठीक है। इन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में किया था। 2 जो इनके साथी थे, राखाल दास मुनर्जी और दयाराम साहनी, उनके साथ मिलकर उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खनन किया था, ठीक है। जिसमें से मोहनजोदड़ो की खोज जो है दयाराम साहनी ने और हड़प्पा की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। और इन्हीं दोनों के खोज के बलबूते 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब हम आर्यम व्हीलर की बात कर लेते हैं। तो आर्यम व्हीलर कौन थे और उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। तो आर्यम व्हीलर भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1944 में बने थे। कब बने, 1944 में बने थे और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। अब जॉन मार्शल की खोज की कमी जो थी उसका निदान किया था। जॉन मार्शल क्या करते थे, टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे। मतलब कि उनको लगता था कि एक टीले से ना एक जैसी जानकारी मिलेगी, अलग अलग जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन जॉन मार्शल ने बताया कि टीले में क्या होता है, अलग अलग स्तर विन्यास होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स है जिससे कि हम अलग अलग जानकारी जुटा सकते हैं। और जॉन मार्शल जो बोल रहे हैं कि भाई एक टीले से हमें एक जैसी जानकारी मिलेगी, वो बिल्कुल गलत है, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो टीले का जो अध्ययन है वो समान स्तर विन्यास के आधार पर करना चाहिए। ये बात किसने कही थी, आर्यम व्हीलर ने कही थी। टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। ये बात हमें किसने बताया, आर्यम व्हीलर ने बताया था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भाई। मेरे 2018 में जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। क्या हड़प्पाई समाज में कोई शासकों का शासन था? कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा शासक वर्ग के अस्तित्व में क्या तर्क वितर्क दिए जाते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। मतलब वहाँ पे राजा था या नहीं था, इसको लेकर क्या तर्क वितर्क है, इतिहासकार क्या मानते हैं, ये बताना है। अथवा में एक और क्वेश्चन इसी का मतलब एक रूप है, इसी को बदल दिया गया है। पुरातात्विक वर्णन हड़प्पा की केंद्रीय सत्ता के लिए कोई सटीक उत्तर नहीं देता, इस पर आधारित विभिन्न विचारों का विश्लेषण कीजिए। मतलब केंद्रीय सत्ता यानी कि शासकों के बारे में कोई सटीक उत्तर वहाँ पे हमें नहीं मिलता है कि वहाँ पे क्या सही में राजा था या नहीं था। तो इस पे इतिहासकारों के जो अलग अलग विचार है उसका विश्लेषण हमें करना है। तीनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें सेम लिखना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो भाई 2 साक्ष्य हमें बताने हैं जो कि दर्शाते हैं कि वहाँ पे सही में कोई राजा रहा होगा। पहला साक्ष्य एक पुरोहित राजा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको इतिहासकारों ने पुरोहित राजा कहा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपने चित्र देखा भी होगा। उसके बाद है प्रसाद। प्रसाद मतलब कि एक विशाल भवन मिला है जिसको इतिहासकारों ने प्रसाद की संख्या दी है, मतलब एक महल की संख्या दी है। तो महल में भाई कौन रहेगा? राजा ही रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए भाई, इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है। देखो कोई शासक नहीं, कुछ इतिहासकारों ने बोला कि भाई वहाँ पे कोई राजा था ही नहीं, सभी की स्थिति एक बराबर थी, सभी मतलब समान थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर थे। ठीक है, कुछ ने बोला भाई वहाँ पे कई शासक थे, हड़प्पा के अलग, मोहनजोदड़ो के अलग, चंद्रहुदड़ो के अलग, धौलावीरा के अलग, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा होते थे। कुछ ने बोला भाई वहाँ पे एक ही राजा था जो कि पूरे क्षेत्र में शासन करता था, और एक ही राजा रहा होगा जभी तो वहाँ पे हम सभी जगह पे सभी नगरों से जो ईंटें मिली है वो समान आकार की थी। नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया गया था, है ना। गृह स्थापत्य बस्तियों का जो निर्माण था वो बिल्कुल नियोजित ढंग से किया गया सभी जगह पे। तो कोई एक राजा रहा होगा जभी तो मतलब इन सभी नीतियों को अपनाया होगा। अगर अलग अलग राजा होता, अलग अलग शासक होते तो भाई जाहिर सी बात है कि वो नगर नियोजन की पद्धति भी अलग अलग अपनाते। ठीक है, लेकिन एक राजा था जब ये सारी चीज़ें सिमिलर थी, एक जैसी थी। तो ये जो कहीं ना कहीं तर्क है वो सही सिद्ध होता है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इसी तर्क पर मतलब तर्क को वोट करते हैं, सहमत है इसी तर्क से कि वहाँ पे एक ही राजा रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है पुरातात्विद अपनी खोज को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। जो पुरातात्विक होते हैं यानी कि जो इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं, खनन करते हैं, तो अपने खोज का वर्गीकरण कैसे करते हैं। या फिर अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि इतिहासकार अतीत का निर्माण कैसे करते हैं, है ना, अतीत के बारे में जानकारी कैसे जुटाते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में जानकारी जुटाने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है पूरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति। यानी कि जो भी पूरा वस्तुएं है जैसे कि औजार है, पत्थर है, हाथी दांत है, मिट्टी के बर्तन है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चरण यही होगा। प्रयुक्त पदार्थों के प्रकार का पता लगाना, वही प्रकार में मतलब वही पता लगाएंगे कि वो पदार्थ जो है वो क्या है। उसके बाद उनकी उपयोगिता के आधार पर उनका वर्गीकृत किया जाता है कि भाई उनका उपयोग क्या रहा होगा, है ना। उसके बाद पूरा वस्तुओं का मूल स्थान क्या है, मतलब वो वस्तु जो है वो कहाँ से मिली है, इसके बारे में इतिहासकार क्या करेंगे, पता करेंगे कि भाई नाली से मिली, घर के बीच में मिली है, शौचालय से मिली है, कहाँ से मिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं, तब जाके किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं इतिहास के निर्माण में। बस ये सारे पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों की धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि उनके धर्म के बारे में बताना है हमारे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई मोहरों से हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में सेम आंसर हमें लिखना है। चलिए, तो हड़प्पा वासियों की अगर हम धार्मिक विशेषता की बात करें, सबसे पहला पॉइंट मातृ देवी की पूजा करते थे। एक पत्थर की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है वो, जो आभूषणों से लदी हुई पाई गई है, और उसको इतिहासकारों ने मातृ देवी की संज्ञा दी है। तो इससे पता लगता है कि स्त्री की पूजा होती थी, मातृ देवी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, शिव की पूजा करते थे, जिसमें एक आप अगर एक मोहर को देखेंगे ना, उस मोहर पे एक भव्य व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ बहुत सारे जानवरों ने क्या कर रखा है, घेरा लगा रखा है,
और ये कौन से देवता है, हमारे हिंदू धर्म के जो आर्ध शिव है या शिव जिनको हम बोलते हैं वही देव है। तो शिव की पूजा भी करते थे, प्रकृति की पूजा होती थी। कई मोहरों पे हमें पेड़ पौधों के चित्र मिले हैं जिसमें धागा लपेटे हुए दिखाया गया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि पेड़ पौधों की पूजा होती थी, यानी कि प्रकृति की पूजा भी हड़प्पावासी करते थे। उसके बाद है शिवलिंग की पूजा। भाई शिवलिंग की पूजा भी करते थे, शिवलिंग के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पावासियों की धार्मिक विशेषता में सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया। चैप्टर की वीडियो तो भाई 1 साल पहले ही मैंने बना के आप लोगों के लिए डाल दिया था, तो आप लोग चैप्टर की वीडियो को देख ही लिए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया, एमसीक्यू भी देख लिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं भाई, आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक को रीड करें। एनसीईआरटी बुक को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके एग्जाम से पहले आप रीड ज़रूर कर ले, ताकि एमसीक्यू में ना फंसे। भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ना फिक्स होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते इसमें, लेकिन एमसीक्यू में आप फंस जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड करें। हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, जितना प्यार आप इस चैनल को अभी तक दिखाते आए हैं उतना ही दिखाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।